साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। आज मैं आप लोगों को डीजीएमएस की जो फर्स्ट क्लास तथा सेकंड क्लास की जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें लेजिस्लेशन तथा वर्किंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं स्टेज ऑफ कोल के बारे में बताना चाहूँगा। स्टेज ऑफ कोल, फर्स्ट स्टेज पीट, सेकेंड स्टेज लिग्नाइट, थर्ड स्टेज बिटुमिनस एंड फोर्थ स्टेज एंथ्रासाइट। ये कोल के 4 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में पीट का फॉर्मेशन, सेकेंड लिग्नाइट, थर्ड बिटुमिनस, फोर्थ एंथ्रासाइट। ये चारों स्टेज में जो कोल का फॉर्मेशन हुआ, इसमें न्यूअर स्टेज पीट है एंड ओल्डर स्टेज एंथ्रासाइट है। इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा न्यूअर स्टेज, जिसमें पीट रहेगा, लिग्नाइट रहेगा, बिटुमिनस रहेगा, एंथ्रासाइट रहेगा। तो आप सिलेक्ट करेंगे न्यूअर स्टेज यदि रहता है तो पीट को, यदि ओल्डर स्टेज है तो एंथ्रासाइट को। और चारों स्टेज में जो ये 4 टाइप के कोल हैं, सभी में कार्बन का परसेंटेज अलग अलग होता है। पीट में 57%, लिग्नाइट में 67%, बिटुमिनस में 83%, एंथ्रासाइट में 93%। यानी कि इसमें एक और क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैक्सिमम परसेंट ऑफ कार्बन फाउंड इन द फॉलोइंग कोल, जिसमें आपको ऑप्शन रहेंगे, ये चारों दिए हुए हैं। तो मैक्सिमम परसेंट ऑफ कार्बन यदि क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आप एंथ्रासाइट उसको सेलेक्ट करेंगे। लोअर परसेंट ऑफ कार्बन पीट। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं आप लोगों को रॉक के बारे में बताना चाहूँगा। रॉक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले याद रखें, कोल सेडिमेंट्री रॉक है। नंबर 2 सैंडस्टोन, नंबर 3 सेल। तीनों सेडिमेंट्री रॉक हैं। क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत सारे रॉक का नाम दिया रहेगा, जिसमें दिया रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें कोल रहेगा एंड अदर रॉक का नाम रहेगा। कोल के साथ इग्नियस रॉक हो सकता है एंड अदर रॉक भी हो सकता है। सेल भी रहता है और सेल के साथ अदर रॉक का नाम दिया रहेगा। तो मेनली आप याद रखें, 3 सेडिमेंट्री रॉक हैं, कोल, सैंडस्टोन एंड सेल। इसके साथ चाहे जिस रॉक को ऐड कर दे, ये जब तीनों आपको याद रहेंगे तो उसमें से सेलेक्ट करने में आपको इजी होगा। अब मैं आप लोगों को फॉल्ट के बारे में बताना चाहूँगा। नंबर 1 नॉर्मल फॉल्ट, इसमें
डिस्प्लेसमेंट हैंगिंग वॉल डाउनवर्ड्स रिलेटिव टू फुट वॉल, यानी कि हैंगिंग वॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डाउनवर्ड्स की ओर होता है फुटवॉल की अपेक्षा। दूसरा, रिवर्स फॉल्ट। ये नॉर्मल फॉल्ट का ऑपोजिट होता है रिवर्स फॉल्ट। इसमें हैंगिंग वॉल अपवर्ड की ओर डिस्प्लेस होता है रिलेटिव टू फुट वॉल। थर्ड है स्टेप फॉल्ट। ये फिगर से पता चलता है। स्टेप फॉल्ट में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वो डिस्प्लेसमेंट होता है। चौथा है ट्रफ फॉल्ट। ये आप फिगर में देखिए, ये ट्रफ फॉल्ट है। पांचवा है हॉर्स्ट। हॉर्स्ट फॉल्ट जो है ठीक ट्रफ फॉल्ट का ऑपोजिट है। तो ये फॉल्ट हुआ। ये पांचों फॉल्ट में से फिगर भी दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करना रहेगा, उसमें नाम दिया रहेगा कि इसमें से कौन सा फॉल्ट है, या फिर उसका लैंग्वेज भी रहेगा, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। तो वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट किस केस में होता है, नॉर्मल फॉल्ट में होता है या रिवर्स फॉल्ट में होता है, उसमें से आप यदि याद रखेंगे दोनों में से तो आपको आंसर सेलेक्ट करने में आसानी होगी। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा फॉल्ट के बारे में। फॉल्ट फॉल्ट जैसा कि फिगर से आप देख रहे हैं, किसी भी सीम का स्ट्रक्चर यदि इस टाइप का हो उसको बोलते हैं फॉल्ट। इसमें दो पॉइंट है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अक्सर देखा जाता है कि कई एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, अब आप देखें एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन क्या है। जब इस तरह का फिगर हो और कन्वेक्स फ्लेक्सर जो हो वो अपवर्ड में हो तो एंटीक्लाइन होगा, और जब कन्वेक्स फ्लेक्सर डाउनवर्ड में हो तो सिनक्लाइन। तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। यानी कि जो उठा हुआ पार्ट है वो एंटीक्लाइन कहलाता है, और जो नीचे की ओर जो गड्ढे टाइप का पार्ट है वो कहलाता है सिनक्लाइन। अब वॉशआउट क्या होते हैं, आप वॉशआउट के बारे में जानें। ये कोई कोल सीम है, बीच से इसका पार्ट ये हट गया, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं वॉश आउट। अब आप डाइक के बारे में जानें। डाइक एक हार्ड रॉक है, ये कोल सीम है, बीच में हार्ड रॉक आ गया जो इग्नियस इंट्रूजन है, इसी को बोलते हैं डाइक। एक चीज याद रखें, सील्स भी इग्नियस रॉक में ही आता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इग्नियस रॉक में दिया रहेगा डाइक एंड अदर रॉक दिया रहेगा, जिसमें डाइक का आप सिलेक्शन करेंगे, और यदि सील भी है तो सील भी इग्नियस रॉक में ही आता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोटो डायगोनो इंडेक्स क्या होता है। तो प्रोटो डायगोनो इंडेक्स जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ कोल का एक टेस्टिंग मेथड है, जिसमें 25 से 50 ग्राम कोल को क्रश करते हैं, फिर उसको सीप से क्लीनिंग करके 0.5 mm का जो उसका पार्ट होता है उसको मेजर करते हैं और हम इस इंडेक्स को फाइंड करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कोल एक्सप्लोरेशन मेथड। कोल एक्सप्लोरेशन मेथड नंबर 1, इलेक्ट्रिकल
रेसिस्टिविटी मेथड, नंबर 2 मैग्नेटिक मेथड, नंबर 3 ग्रेविटेशनल मेथड, नंबर 4 सिस्मिक मेथड। ये कोल एक्सप्लोरेशन का 4 मेथड है। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें इसमें से दिया रहेगा कोल एक्सप्लोरेशन मेथड कौन सा है, जिसमें से इस चारों में से कोई एक रहेगा और बाकी अदर कहीं से कोई पॉइंट दिया रहेगा, जिसमें से कोल एक्सप्लोरेशन का ये 4 मेथड आप याद रखें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोटो डायकोनो इंडेक्स। ये प्रोटो डायकोनो इंडेक्स क्या होता है? ये कोल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का मेथड है, जिसमें हम 25 से 75 ग्राम कोल का सैंपल लेते हैं, उसको क्रश करके पाउडर बनाते हैं, फिर उसको पाउडर को फाइन डस्ट जो है उसको सीप से उसको अलग करते हैं और उसका स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल रिजर्व। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल रिजर्व। रिजर्व के अनुसार कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 प्रूव्ड रिजर्व। अब प्रूव्ड रिजर्व किसको बोलते हैं? जियोलॉजिकल एविडेंस नॉट एक्सीड 200 मीटर। जब जियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो 200 मीटर से एक्सीड नहीं करे, उसको बोलते हैं प्रूव्ड रिजर्व। नंबर 2 इंडिकेटेड रिजर्व। इंडिकेटेड रिजर्व किसको बोलते हैं? जियोलॉजिकल एविडेंस (1000 to 2000 मीटर। 1000 से 2000 मीटर यदि जियोलॉजिकल एविडेंस है तो वो इंडिकेटेड रिजर्व होगा। नंबर 3 इंफर्ड रिजर्व
zoological evidence exceed 1000 to 2000 मीटर। तो 1000 और 2000 से यदि एक्सीड करता है एविडेंस तो इन्फर्ड रिजर्व है। ये तीनों पॉइंट को आप याद रखें। अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, कोई भी डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसमें से स्ट्रेंथ ऑफ पिलर निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखें, के W to the power 0.46 by H to the power 0.66, K W to the power 0.46 by H to the power 0.66। ये स्ट्रेंथ ऑफ पिलर निकालने का फॉर्मूला है। इसमें आप याद रखें K इक्वल टू कांस्टेंट अब K कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है 1320। W क्या है, विड्थ ऑफ पिलर, H क्या है, हाइट ऑफ पिलर। ये W और H दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको स्ट्रेंथ ऑफ पिलर फाइंड करना है। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको सोलोमन एंड मुनरो, ये दो साइंटिस्ट हैं, ये उनके द्वारा फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूला को मॉडिफाई करके CMRI के द्वारा जो फार्मूला दिया गया वह है S इक्वल टू RK W टू द पावर 0.46 बाई H टू द पावर 0.46। इसमें K इक्वल टू इन सिटू स्ट्रेंथ, R इक्वल टू फेलर लोड, अब आगे पिलर पर जो लोड पड़ता है उसको कैसे निकालते हैं। लोड ऑन पिलर,
P इक्वल टू P इंटू डी इंटू 1/1 माइनस R kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ P, ये P लोड है, ये P है डेंसिटी ऑफ स्ट्राटा, D है डेप्थ ऑफ वर्किंग, R इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब यहाँ जो R जो दिया हुआ है परसेंटेज एक्सट्रैक्शन, इस R को हम कैसे फाइंड करेंगे? R इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए और बी क्या है। ए इक्वल टू पिलर विड्थ, बी इक्वल टू विड्थ ऑफ बोर्ड। ये ए और बी दोनों आप समझ लीजिए पिलर विड्थ है और विड्थ ऑफ बोर्ड है, यानी कि आर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम उसको फॉर्मूला पर सेट करेंगे। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ पिलर बाय लोड ऑन पिलर। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, पिलर का जितना स्ट्रेंथ होगा और पिलर पर जितना लोड आएगा, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकालेंगे। अब मैं आप लोगों को लॉन्गवॉल में जो एब्यूटमेंट प्रेशर आता है वो आप याद रखें। लॉन्गवॉल में 3 तरह का एब्यूटमेंट प्रेशर आता है। बैक एब्यूटमेंट प्रेशर, फ्रंट एब्यूटमेंट प्रेशर एंड साइड एब्यूटमेंट प्रेशर। उसमें क्वेश्चन बनता है बैक, साइड एंड फ्रंट। तो लॉन्गवॉल में तीनों तरह का प्रेशर दिया रहेगा, कोई एक प्रेशर रहेगा, कोई 2 प्रेशर रहेगा। तो हमेशा आप याद रखेंगे लॉन्गवॉल में तीनों प्रेशर काम करता है। बैक एब्यूटमेंट प्रेशर, फ्रंट एब्यूटमेंट प्रेशर एंड साइड एब्यूटमेंट प्रेशर। बैक एब्यूटमेंट प्रेशर हमेशा गुड कंडीशन होता है लॉन्गवॉल के लिए, क्योंकि बैक एब्यूटमेंट प्रेशर जब आएगा वो फेस से बैक साइड की ओर, तो गोफ साइड यदि प्रेशर आता है तो वो इजीली गोफ कैप्ड होता है, और जो पावर सपोर्ट हम यूज करते हैं लॉन्गवॉल में, उस पावर सपोर्ट पर लोड कम आता है। तो
हमेशा ये एडवांटेज है बैक एबिटमेंट का। फ्रंट एबिटमेंट प्रेशर यदि आएगा तो ये प्रेशर चला जाएगा फेस की ओर, और हमेशा याद रखें ये फ्रंट एबिटमेंट प्रेशर लॉन्ग वॉल के लिए गुड कंडीशन नहीं है। साइड एबिटमेंट प्रेशर भी लॉन्ग वॉल के लिए गुड कंडीशन नहीं है। ओनली फॉर बैक एबिटमेंट प्रेशर लॉन्ग वॉल के लिए गुड कंडीशन है। अब हम लॉन्ग वॉल में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लोड ऑन सपोर्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ फेस। लोड ऑन सपोर्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ फेस, जो फेस में हम सपोर्ट का यूज कर रहे हैं उसका पर यूनिट लोड कितना आता है उसको निकालिए। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलेगा। इसका फॉर्मूला है 5H इंटू L इंटू 1 इंटू D। H इक्वल टू वर्किंग हाइट L इक्वल टू स्पैन एट फेस, D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्ट्राटा। यानी कि वर्किंग हाइट, स्पैन एट फेस, डेंसिटी ऑफ स्ट्राटा, ये तीन चीज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो पर यूनिट लोड कितना आएगा उसे आप इस फॉर्मूला पर सेट करके निकाल सकते हैं। अब आगे टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है। यदि टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। यदि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए फॉर्मूला याद रखें, C/5 इक्वल टू F-32/9। यदि C दिया हुआ है तो यहाँ इसको सेट कर दीजिए, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके F निकल जाएगा। यदि F दिया हुआ है तो वहाँ पुट अप कीजिए, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके C निकल जाएगा। अब हम बताना चाहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। नंबर 1, क्लास ए फायर। अब क्लास ए फायर किसको बोलते हैं? टिम्बर,
rubber and other solid material। ये क्लास ए फायर के दायरे में आते हैं। क्लास बी फायर डीजल, पेट्रोल, ग्रीज, ये सब क्लास बी फायर में आते हैं। क्लास सी फायर all live electrical equipment जैसे केबल, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, ये सब क्लास सी फायर में आते हैं। अब क्लास ए बी सी तीनों फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन कौन से मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बिल्कुल आप जो है सो याद रखें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास ए फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर, वाटर, CO2 एक्सटिंग्विशर, ये याद रखिए। क्लास ए फायर के लिए फोम टाइप, ड्राई पाउडर, वाटर, CO2 टाइप। क्लास बी फायर के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर। यानी कि ड्राई पाउडर ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप तीनों में यूज करते हैं। अब क्लास सी फायर के लिए CO2 टाइप, ड्राई पाउडर, BCF, CTC। इस BCF को मॉडिफाई करके अब CTC का यूज होता है।
अब नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, नॉन-एल जिसको बोलते हैं, उसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, प्राइमरी चार्ज और बेस चार्ज। प्राइमरी चार्ज बेस चार्ज। प्राइमरी चार्ज में क्या होता है? प्राइमरी चार्ज में ए रहता है, बेस चार्ज में PeTN रहता है। इसी में कन्फ्यूजन होता है। हमेशा याद रखें, बेस चार्ज में PeTN रहता है और प्राइमरी चार्ज में A से रहता है। इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। अब मैं माइंस रूल से कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। फर्स्ट एड रूम जो बनाते हैं उसके लिए क्या प्रोविज़न है? Every mine implying more than 150 persons on any one day। किसी एक दिन में प्रत्येक माइन में जहाँ 150 व्यक्ति से ज़्यादा काम करते हों वहाँ पर फर्स्ट एड रूम बनाया जाएगा। शेल्टर का क्या प्रोविज़न है? Every mine more than 50 person ordinarily employed at or near loading and 25 or more for open cast workshop and mine entrance। वहाँ शेल्टर का प्रोविज़न है। अब शेल्टर के क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर, फ्लोर एरिया नॉट लेस देन 14 स्क्वायर मीटर। जो शेल्टर होगा उसका फ्लोर का जो एरिया होगा वो 14 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होगा। हाइट नॉट लेस देन 2.5 मीटर फॉर फ्लैट रूफ। यदि रूफ फ्लैट है शेल्टर का तो उसका हाइट 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि रूफ का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्लोप है तो स्लोप टाइप रूफ के लिए हाइट कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 1.5 मीटर। लोअर पार्ट, उसका जो निचला पार्ट होगा वो उसका हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होगा और जो उसका ऊपर वाला पार्ट होगा 3.5 मीटर से कम नहीं होगा। कैंटीन का क्या प्रोविज़न है? एवरी माइन मोर देन 250 पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, तो 250 व्यक्ति यदि एम्प्लॉयड हैं वहाँ कैंटीन का प्रोविज़न है। जो कैंटीन है उसके लिए क्या प्रोविज़न है? वो कम से कम 15 मीटर फ्रॉम लेट्रिन, यूरिनल, बॉयलर हाउस, इंजन रूम, कोल हीप, ऐश हीप और अदर हीप मटेरियल और अदर सोर्स ऑफ डस्ट और स्मोक।
इन सारे चीज़ों से कम 15 मीटर दूर पर कैंटीन बनाया जाएगा। आगे है वर्कमैन इंस्पेक्टर। एवरी माइन 500 और मोर पर्सन्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। तो जहाँ 500 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हो किसी माइन में, वहाँ वर्कमैन इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। सेफ्टी कमेटी, सेफ्टी कमेटी के लिए क्या प्रोविज़न है? एवरी माइन मोर देन 100% ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। प्रत्येक माइन के लिए जहाँ ऑर्डिनरी 100% एम्प्लॉयड है, वहाँ सेफ्टी कमेटी बनाया जाएगा। अब मैं माइन लाइटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। पीट बॉटम, (1.5 to 3). ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। मेन जंक्शन 1.25। रोडवे 0.5। हॉलेज इंजन 1 ड्रम। डिप्लेरिंग एरिया 1.5 at floor level। मैकेनाइज्ड क्वारी फेस 5 हॉरिजॉन्टल and 10 vertical। वैगन लोडिंग एरिया 3 हॉरिजॉन्टल। फुल्ली मैकेनाइज्ड लॉन्गवाल फेस 3 लक्स फ्लोर लेवल। 2 लक्स at face। 5 lux at floor level of लॉन्गवाल इंट्रेंस, यानी कि लॉन्गवाल इंट्रेंस में 5 लक्स होना चाहिए। मिनिमम इल्यूमिनेशन
अब आगे VEQ, वेंटिलेशन इफिशिएंट कोशेंट। तो VEQ कैसे निकालते हैं? VEQ कैसे निकालते हैं? VEQ ऑफ ए माइन एयर क्वांटिटी reaching the working phase of the mine by air quantity entering द माइन। यानी कि एयर क्वांटिटी जो वर्किंग फेज तक पहुंचते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे एयर क्वांटिटी जो माइन के इंट्रेंस तक जितना क्वांटिटी है, ये हमारा निकल जाएगा वेंटिलेशन इफिशिएंट कोशेंट। आगे मैं बताना चाहूँगा कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार कोल सीम कंटेनिंग लेस देन 30% वोलेटाइल मैटर रिक्वायर ट्रीटमेंट विथ फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट in which incombustible matter shall not less than 75%. यदि वोलेटाइल मैटर मोर देन 30% है तो इनकम्बस्टेबल मैटर 85% होगा. इनकम्बस्टेबल डस्ट डज नॉट मोर देन 5% ऑफ फ्री सिलिका.